गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसका हमने चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा का कुछ अंश हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था उसके क्या इंट्रोडक्शन है, उसका परिचय क्या है, उसका बैकग्राउंड, इन तीनों पॉलिसीज को उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन लाने के पीछे क्या बैकग्राउंड रहा। और हमने ये भी देखा कि लिबरलाइजेशन जो उदारीकरण है उसमें सरकार ने क्या क्या रूल्स फॉलो किए, कैसे उसको लागू किया और क्या प्रॉब्लम्स आई। तो अब आगे हम देखते हैं, आज हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अब निजीकरण क्या है? निजीकरण प्राइवेटाइजेशन में सरकार जो अपनी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उसका स्वामित्व है, उसकी जो ऑनरशिप है उसको त्याग देती है, वो सरकार अपने हाथों से छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में या निजी क्षेत्र के लोगों को सौंप देती है। ये चेंजेस सरकार दो तरीके से कर सकती है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं उसको प्राइवेट इंडस्ट्री में दो तरह से चेंज कर सकती है। पहला तो है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं, उसका जो मैनेजमेंट है, ऑनरशिप है, जो स्वामित्व है या प्रबंधन है, वो सरकार उससे सरकार अपने हाथ निकाल लेती है। मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हैं या इक्विटी है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। और दूसरा जो तरीका है जिससे कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में चेंज होती हैं, वो है कि सरकार अपनी इंडस्ट्रीज को, फर्म को डायरेक्टली सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर में, निजी लोगों को वो सेल कर सकती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट दो तरीके से गवर्नमेंट कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर सकती है। अब इसका कारण क्या है कि इसके प्रॉफिट क्या हो सकते हैं या बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो सरकार है ना, इससे कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, वित्तीय जो अनुशासन की समस्या आती है, उससे छुटकारा मिलता है। मतलब वित्तीय अनुशासन बढ़ता है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो सरकार को, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, तो पहला सेक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो वर्क होता है वो वेलफेयर को बढ़ावा देना होता है। तो उसके बाद जो होता है तो वो अपनी इंडस्ट्री से ज़्यादा ध्यान दे पाती है। तो वो क्या करती है, इससे सेल करने से, प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनीज को सेल करने से उनकी जो वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा और इक्विटी और जो भी आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन होगा हमारी इंडस्ट्रीज का, टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से अपने तरीके से काम करेंगे, अपने थॉट के साथ करेंगे, बाहर की कंपनियों के साथ मर्ज होकर काम करेंगे, तो मॉडर्नाइजेशन मिलता है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है वो सुधरती है, जो उनकी एफिशिएंसी है वर्कर्स की वो सुधरती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स का हमने पहले भी पढ़ा था कि उनका एक ही मोटिव होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, कि उनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना। उसके लिए क्या करती है, लोगों की एफिशिएंसी को सुधारती है, जो उनके पास वर्क रिसोर्सेज होते हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करती है, उसका अधिकतम उपयोग करती है। और इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन होने से क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो और ज़्यादा डेवलप करेंगी, ज़्यादा ग्रो करेंगी। तो आजकल सरकार का मेन रहता है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर में देना, ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े और फाइनेंशियली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। इसके अलावा इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोर्सेस अपनाए हैं, यूँ कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कंपनीज को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स की कंपनी बनाई है। उनको उन्होंने नाम दिया है महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न। इसमें गवर्नमेंट की ऐसी कंपनीज हैं जिसको सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में डाला है और फिर उन 3 पोजीशंस में उनको डिवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग वो कंपनीज काम करती हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपनीज का जो प्राइवेट सेक्टर में जो जनसामान्य है, जो जनता के माध्यम से जो इक्विटी सेल होती है, जो शेयर का सेल होता है, उसको उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कहा है। और इसके थ्रू ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है या गवर्नमेंट की जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। निजीकरण से हमारी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त होंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
लिबरलाइजेशन, उदारीकरण कैसे चेंज हुआ, प्राइवेटाइजेशन में कैसे चेंज हुआ, कैसे पॉलिसीज बनी। अब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण में कैसे क्या हुआ, ये होता क्या है। तो वैश्वीकरण क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी का विश्व की इकोनॉमी के साथ मिलना या परस्पर निर्भरता, कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, जैसे हमारी कंट्री की बात करें, भारत की इकोनॉमी का विश्व की जो अदर कंट्रीज है, वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के साथ जोड़ना, जिनका मेन मोटिव होता है कि जो जितनी भी इकोनॉमी है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए, परस्पर निर्भर हो जाए, ताकि वो आपस में अच्छे से मिलकर सहयोग के साथ वर्क कर सके और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। और इससे एक चीज और होगी कि हम सब इंटीग्रेटेड हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एकीकृत हो जाएंगे, जिससे हम जो भी वर्क करेंगे उसका जो इफेक्ट है वो सभी इकोनॉमी पे पड़ेगा। और इसके अलावा जो इकोनॉमिकल है, सोशल है, वो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, जो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक जो सीमाएं हैं वो भी खत्म होती हैं और हम उससे दूर दूसरी कंट्रीज के साथ अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए वर्क करते हैं। और इससे क्या होगा, जब हमारी कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ मर्ज होंगी तो जो हमारे नेटवर्क का सृजन होगा, जो हमारी नेटवर्किंग सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो उसकी बॉन्डिंग होगी। तो जितना ज़्यादा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा हम उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। और इसका इफेक्ट ये भी होगा कि अगर एक इकोनॉमी में जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, दूसरी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, चाहे वो चेंजेस पॉजिटिव वे में हो या चाहे नेगेटिव वे में। और मीलों दूर जो घटनाएं घट रही हैं उसका इफेक्ट हमारी कंट्री पे या दूसरी जो भी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं उन पे भी होगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जिन भी कंट्रीज से हम इकोनॉमिक्स के साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं वो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, और हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज है। तो वहाँ की घटनाओं का इफेक्ट, जो इंसिडेंट्स हैं उनका इफेक्ट हमारी कंट्री पे ज़्यादा पड़ रहा है बनिस्बत उनकी कंट्री पे पड़ने के। तो ये ज़्यादा मेजर एक डिसएडवांटेज है। पॉजिटिव होता है तो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर नेगेटिव हुआ तो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस या हमारी ग्रोथ पे उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। और ग्लोबलाइजेशन करने का एक मेन मोटिव है कि सारे वर्ल्ड को बाउंड्री लेस करना। अभी तो हमारी जो हर कंट्री की बाउंड्री है वो तो रहेगी, लेकिन जो ट्रेडिंग के मामले में जो बाउंड्री है उसको हटाना, ताकि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इजीली वर्क कर सके। और इसके लिए जो गवर्नमेंट ने आउटसोर्सिंग, जिसे कि हम कहते हैं ग्राहकीय प्रापण, उसको डेवलप किया है, उसके अंदर काम करना शुरू किया है। आउटसोर्सिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। आउटसोर्सिंग है कि किसी भी कंपनी जो अदर कंट्री की कंपनी है उसका अपनी कंट्री की इकोनॉमी के साथ वर्क करना है, उनकी जो अदर कंट्री की कंपनी है उनकी सर्विसेज अपने देश में हमारे साथ लेना। इससे क्या होगा, हमारे जो टेक्नोलॉजिकल जो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल बेस होती है उसमें ज़्यादा चेंज होंगे। और जैसे कानूनी सलाह देना है, जैसे कौन सी एडवाइजेस हम ले सकते हैं, लीगल एडवाइजेस है, एडवर्टीजमेंट है, रेफरेंस है, कंप्यूटर सर्विसेज है, तो ये सब क्या कम्युनिकेशन बेस्ड सर्विसेज है, इनका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और इनमें जो चेंजेस आए हैं, इनमें जो रेवोल्यूशन आया है, उससे हमारे जो है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसके थ्रू ही आउटसोर्सिंग सर्विसेज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और ये जो सेक्टर है वॉइस रिकॉर्डिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है हमारे कंट्रीज में, जैसे कि हम कह सकते हैं रिपोर्ट कीपिंग में है, अकाउंटेंसी में है, बैंकिंग सर्विसेज में है, बुक ट्रांसक्रिप्शन में है, बुक शब्दांकन में है, क्लिनिकल सर्विसेज में, चिकित्सा संबंधी सर्विसेज में, इन सब में हम क्या आईटी
एफिशिएंट लेबर पावर मिल जाती है, उनकी जो कुशल श्रम शक्ति है वो मिल जाती है। क्योंकि हमारी कंट्री में लेबर की एफिशिएंसी तो बहुत है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण और अदर डेवलपमेंट फैक्टर्स होने के कारण क्या है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण उन्हें बेनिफिट होता है। तो उन्हें बेनिफिट होगा तो वो भी हमें अच्छे से सर्विसेज दे पाती है। इसके अलावा जो वो प्रॉपर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पाती है, अपनी जो कार्य है उसका निष्पादन अच्छे से कर पाती है। इससे आउटसोर्सिंग के थ्रू ग्लोबलाइजेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो आउटसोर्सिंग के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए जो सबसे पहले जो वर्क करने के लिए सरकार ने, हमने सबने नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO के नाम से भी जानते हैं, जिसे गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था 1995, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। लेकिन जो गवर्नमेंट की ये जो वर्ल्ड की इंस्टीट्यूशन बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, संगठन बना था, पहले उसका नाम ये नहीं था, पहले वो था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि के नाम से, जिसे हम GATT के नाम से भी जानते हैं, उसका स्टार्टिंग किया था, उसका शुभारंभ किया था, जिसमें 23 कंट्रीज ने 1948 में साथ मिलकर सुधार किया या डेवलप स्टार्टिंग की, ताकि वर्ल्ड जो ग्लोबलाइजेशन है या वर्ल्ड ट्रेड है उसको बढ़ावा मिल सके। लेकिन 95 तक आते आते बहुत सारी कंट्रीज उसके साथ जुड़ना चाह रही थी, आगे वर्क करना चाह रही थी, तो इसे चेंज करके WTO में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे 1995 में एस्टेब्लिश किया गया। WTO का जो मेन मोटिव था वो था कि सभी कंट्रीज में है जो है उसमें ट्रेड के इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, हर कंट्री को व्यापार करने के समान अवसर देना, और कोई भी कंट्री किसी भी ट्रेड के लिए अपनी मनमानी न कर सके, या जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेड के व्यापार में अपनी मनमानी करके कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट न कर सके। इसका मेन मोटिव रहा था कि सभी इजीली फ्रीली वर्क कर सके, आपस में ट्रेड कर सके। और इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे पॉलिसीज बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ताकि कोई भी कंट्री मनमाने ढंग से काम न कर सके, ट्रेड को प्रोत्साहन मिले, उसको डेवलपमेंट हो, उसकी एप्रिसिएशन हो, और इससे क्या हो, लार्ज स्केल पे सेवाओं का सृजन हो, बहुत ज़्यादा जो सर्विसेज है वो हमें प्रोवाइड हो। उसके अलावा जो भी रिसोर्सेज हो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, जो भी संसाधन है किसी भी कंट्री के पास, हर कंट्री अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अधिकतम उपयोग करना चाहती है, वो हो सके, ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनको हेल्प मिल सके। और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, जो एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है उसको भी बढ़ावा मिल सके, ये मेन WTO का मोटिव था। इसके लिए वो आज भी काम कर रही है। इसके अलावा उसमें द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, उसको इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बायलैटरल क्या होता है? बायलैटरल होता है 2 कंट्रीज के बीच में, बाय मतलब 2, द्वि तो 2 कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, और मल्टीलैटरल क्या होगा? बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे, एक कंट्री का बहुत सारी कंट्री के साथ जो ट्रेड होता है वो मल्टीलैटरल ट्रेड होता है। तो इन सबको बढ़ावा मिला, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हर कंट्री अपने हिसाब से अच्छे से कर सके, और हर कंट्री का ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सके। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें उसका इतना फायदा नहीं है, इस संस्था के साथ जुड़ने का कोई औचित्य नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। वाई? क्योंकि क्या होता है, मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अदर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं बनिस्बत की डेवलपिंग कंट्रीज से। और अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज से ट्रेड करती भी हैं तो उनको फोर्स करती हैं कम कॉस्ट पे चीज़ें देने के लिए, या उनके लिए बहुत सारे
रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके, ताकि उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हो सके। वो शिकायत तो करती है कि हाँ हमें ये चाहिए, लेकिन उन्हें वो डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स करती है कि नहीं, आपको हमें इन सेक्टर्स में भी आने के लिए आने देना ही पड़ेगा। और डेवलपिंग कंट्रीज के अगर उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते तो उन्हें मजबूर होकर उनके लिए रास्ते खोलने भी पड़ते हैं। लेकिन फिर भी WTO के साथ भारत मिलकर बहुत प्रयास कर रहा है विश्व स्तर पर, ताकि वो अच्छे से हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके। अभी तक हमने देखा है इस चैप्टर में कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने हमारी कंट्री में कितने रिफॉर्म्स हुए जो 1991 के बाद लागू हुए। तो हम एक इसका आउटलुक देख लेते हैं कि इसका क्रिटिकल असेसमेंट कर लेते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारे हर सेक्टर पे। तो अब हमारे हैं इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट, सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा देख लेते हैं। तो किसी भी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हमने पहले भी बात करते कि उसकी GDP से, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मापी जाती है। उससे हमें ज्ञात होता है कि हमने कितना डेवलपमेंट किया। तो जब हमारी जो 91 से जो करीब अभी तक हमारे 30 इयर्स पास हो चुके हैं, 30 सालों में, 30 इयर्स में, जहाँ पहले 1991 में हमारी ग्रोथ रेट 5.6% पर ईयर हर वर्ष की मापी जाती है, तो पर ईयर ये थी, जो कि 2000 तक पहुँचते पहुँचते 8.2% हो गई, 8.2% इसकी ग्रोथ रेट। तो इनमें क्या हुआ, ग्रोथ बढ़ी है, चेंजेस हुए, लेकिन इनका डिफरेंट सेक्टर्स में क्या इफेक्ट हुआ वो हम आगे देखेंगे। और इसके अलावा हम हर सेक्टर्स का देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में 1991 में 3.6% ग्रोथ थी, 10 इयर्स की ग्रोथ थी, 3.6% थी। 13-14 में थोड़ी बढ़ी, लेकिन 14-15 में उसकी नेगेटिव ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो जितने भी 91 में रिफॉर्म्स हुए बेसिकली इंडस्ट्री बेस्ड थे। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में छूट देने के कारण, कृषि क्षेत्र में बहुत सारी छूट देने के कारण, जिसके कारण उसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स नहीं हो पाया, उसमें ग्रोथ रेट नहीं हो पाई, जो कि बहुत धीरे धीरे कम होती गई। अब इंडस्ट्री सेक्टर जहाँ 1991 में 7% था, 13-14 में 5% था, और 14-15 में वो 7.0% ही रह गया। तब क्या हुआ, ये ग्रोथ रेट बहुत ही मतलब उतार डेवलपमेंट होता रहा, उतार चढ़ाव आते रहते, कभी डाउन, ये सिचुएशन क्रिएट होती रही। सर्विस सेक्टर, सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारे सर्विस सेक्टर में हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा कि जितनी भी पॉलिसीज हुई सर्विस सेक्टर की प्रोवाइडर्स जो थी वो सबसे ज्यादा थी। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे सर्विस सेक्टर में 1991 में 6.7% थी, और 2013-14 में 7.8, और 14 और 15 में 9.8%। तो सर्विस सेक्टर में ज्यादा बेनिफिट रहा। और ये सब चेंजेस होने के कारण क्या है, कई बहुत सारी चीजें रही है, जैसे कि कृषि क्षेत्र में बहुत सारी छूट दी गई, इसलिए उसका नेगेटिव रहा। और हमारा जो बेसिक डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुआ, संचार है या परिवहन है, कम्युनिकेशन सेक्टर है, या जो अदर सर्विसेज हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, IT सेक्टर, उनमें ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जो कि जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1990 से 1991 में $100 बिलियन था, जो कि 17-18 तक $30 बिलियन हो गया। इसके अलावा जो हमारा फॉरेन रिजर्व था, जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व था, जो 1991 में अप्रॉक्स 30 बिलियन था, जो कि बढ़कर 100 बिलियन तक हो गया। तो हर सेक्टर में मतलब डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। और बाकी जो भी डेवलपमेंट हुए वो एग्रीकल्चर। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में कैसा डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, समृद्धि और रोजगार पे क्या इफेक्ट पड़ा। हमारे देश में हमने पढ़ा कि अभी कि 1980 से 1991 तक 5.6% ग्रोथ थी, जो कि 2007 से 12 के बीच में 8.2% हो गई। तो ग्रोथ रेट तो
लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो डेफिशिएंसी कह लो, हास कह लो या नुकसान कह लो, ये था कि एम्प्लॉयमेंट उतना हम जनरेट नहीं कर पाए। तो हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ये सब के कारण इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इससे रिलेटेड अपना नेक्स्ट चैप्टर है, तो बाकी डिटेल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा जो हमारा था वो है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में सुधार। तो हमने देखा है कि हमारे जो कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट है वो कम होती रही, वृद्धि नहीं हुई। इसका मेन ये कारण था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हमने क्या बहुत ज्यादा छूट दे दी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आयात कर में बहुत ज्यादा छूट दे दी। इससे क्या हुआ कि जो कृषक थे, छोटे कृषक थे, सीमांत कृषक थे, जो मार्जिनल फार्मर्स थे, वो उनको बहुत परेशानी, उनके प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वो क्योंकि छूट देने के कारण कंपटीशन बढ़ गया, फॉरेन कंपटीशन उनसे ज्यादा उनका बढ़ेगा, और उनके पास क्या बेसिक रिसोर्सेज जैसे कि बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, सड़क परिवहन है, रेल ट्रांसपोर्ट है, और इन सब की बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी उस सेक्टर में इतना इस दिशा में डेवलपमेंट नहीं किया है, तो उनका भी उनके प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और कई जो इम्पोर्ट्स में काफी छूट दे दी गई, क्वांटिटी इसमें छूट दे दी गई, कोटे में बहुत ज्यादा छूट दे दी गई। तो इससे क्या है कि छोटे कृषक और सीमांत कृषक टेक्निकल पे बहुत ज्यादा नकारात्मक इफेक्ट पड़ा। वो कॉम्पिटिटिव जो पोजीशन थी उसको होल्ड नहीं कर पाया, उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी वो विदेशों से, वो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उनके सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि सरकारी जो नीतियां थी उनके कारण, छूट के कारण वो उसका अच्छे से उनसे कम्पीट नहीं कर पाए। इसके अलावा उन्होंने समर्थन मूल्य में भी कटौती की, और बहुत सारे परिमाणात्मक क्वांटिटी हमारा जो रेस्ट्रिक्शंस थे कि है ना, पहले ही रेस्ट्रिक्शन था इतनी क्वांटिटी मंगा सकते हो, अब ये छूट दे दी गई कि आप कितनी भी क्वांटिटी मंगा सकते हो, तो वो भी हटाए गए। इसके अलावा जो था कमर्शियल जो फसलें थी, जो क्रॉप्स थी, उनका प्रोडक्शन फार्मर्स ज्यादा करने लगे। तो हमारे देश में जो खाद्यान्न फसलें थी उनमें उनके उत्पादन में कमी आने लगी। तो इसका भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफी प्रभाव पड़ा, और एग्रीकल्चर सेक्टर में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होती गई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं उद्योगों में सुधार। अब इंडस्ट्री सेक्टर में हमने देखा कि जो रिफॉर्म्स थे उनमें अप एंड डाउन, शिथिलता आती गई, एफिशिएंसी आती गई, और अप एंड डाउन चलते रहे, क्योंकि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड कम हो गई, उत्पाद की जो थी, जो प्रोडक्टिविटी थी, उसकी डिमांड कम होती गई। और इसका मेन कारण था कि जो बाहर से जो गुड्स आ रहे थे वो बहुत ज्यादा सस्ती मात्रा में आ रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे प्रतिबंध सर ने छूट दे दिए थे, आयात शुल्क में छूट दे दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उनमें डेवलपमेंट अच्छे से नहीं किया गया, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, बाकी में छूट बहुत कम छूट, मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके अलावा जो विकसित देश थे वो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको फोर्स करते रहे गुड्स के लिए, मतलब उनको इतनी लो प्राइस करनी है, उनको वो इतना टिक नहीं पा रहे थे। इसके अलावा भारत जैसी कंट्री ने बहुत सारी गुड्स पे छूट तो दे दी, जैसे उन्होंने भारत ने अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वस्त्र उद्योग जो है, उसमें सारे प्रतिबंध हटा दिए थे, सारे इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे। लेकिन जैसे डेवलपिंग कंट्रीज से यूएसए, चाइना, उन्होंने सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटाए थे। तो हमें तो डेवलप्ड कंट्रीज ने फोर्स किया कि हमें ये सारे जो उनके प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको हटाना है और उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आने देना है इजीली, लेकिन उन्होंने इतनी हमें छूट नहीं दी। तो इस कारण से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अप्स एंड डाउन्स चलते रहे। अब उसके बाद आता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट जो करती थी गवर्नमेंट सेक्टर जो करता था, वो
नीतियाँ, इसमें हमने देखा था पहले भी पढ़ा था कि फिस्कल पॉलिसी में सरकार ने सबसे पहले क्या था कि टैक्सेशन फ्री कर दिया था, टैक्सेशन में छूट दी, कर में छूट दी, लोगों को रियायतें दी ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। लेकिन जो छूट दी इससे क्या हुआ, सरकार के पास इनकम आना कम हो गई और जो लोगों ने उसका मिसयूज करना भी शुरू कर दिया। तो सरकार के पास जो आय थी वो कम होती गई और उसको बढ़ाने के रिसोर्सेस सरकार के पास नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्ट टैक्सेस में भी छूट दे दी गई, जिससे भी उसमें उनके रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ और रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो सरकार उनका इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं कर पाई। कई चेंजेस करने के कारण हमारे जो बेसिकली इकोनॉमिक थी उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज होने के नाते डेवलप्ड कंट्रीज ने इसको एक्सप्लोर किया। तो इस हमने देखा इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि सरकार ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में क्या चेंजेस किए, इसका क्रिटिकल